Hello and welcome back to the channel The English Castle. Today, I have invited Dr. Sumedha Gargi, gynae oncologist, to tell us something about women health over 40. As we all know, we go through so many changes due to hormonal things every month. Sometimes they dip, sometimes they are high in the body, and due to which our physical health suffers, and we don't even come to know what is the reason or what can be done or when to approach a doctor. So before we start, I would like to thank Dr. Sumedha for giving us time on this day. Thank you, Dr. Sumedha, Thank you, ma'am. to come here on this show. Thank you so much. Thank you, ma'am. Ma'am, my first question is, आप मुझे ये बताइए कि as we are approaching 40, as we are approaching 40 plus, when we are like 42, 41, we are not old. हम old नहीं हैं, पर हमारी बॉडी में सर्टेन चेंजेस आते हैं जिनको हम ओवरलुक करते हैं, और उसकी वजह से क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं. पहले तो आप हमें कुछ प्रॉब्लम्स बता दीजिए जो हम ओवरलुक करते हैं एज अ वुमेन. सेकंड, आप हमें उनके सॉल्यूशंस बताइए. और थर्ड, आप हमें ये गाइड करिए व्हेन टू consult a doctor. What is the right time or what is the high time, so that हम उन साइंस को, उन सिम्टम्स को इग्नोर ना करें. हम उन साइंस और सिम्टम्स को टाइमली करेक्ट कर रहे हैं ताकि हमारा लॉस ना हो और हम अपनी ओल्ड एज या अपनी एडवांस एज की तरफ हेल्दीली ग्रो कर पाए. ओवर टू डॉक्टर सुमेधा. Thank you, ma'am. Okay. Yes, ma'am. There was some network glitch. Please start over. Yes, ma'am. When we consider women over 40 years, हाँ, ये बात सच है कि ये ऐसा एज नहीं है जब लोग ओल्ड हो जाते, पर ओल्ड होने का जो प्रोसेस है वो यहीं से धीरे धीरे स्टार्ट होता है. तो अगर हम बहुत विजिलेंट रहें, हम बहुत जागरूक रहें कि हमारे शरीर में क्या क्या बदलाव आ रहे हैं और उन पे हम ध्यान दें, तो हम ये जरूर मतलब ध्यान में रख सकते हैं कि आगे जाके हमें इन सब चीजों की वजह से समस्याएं ना हो. बूढ़ा होना तो कोई रोक नहीं सकता. समय के साथ हमारे शरीर में मतलब हम एज भी करेंगे और उसके हिसाब से चेंजेस भी आएंगे, पर अच्छी तरह से एज करना, जैसे जिसे हम कहते हैं एज ग्रेसफुली, वो हमारे हाथ में है. तो इसके लिए जैसे कुछ जैसे सिम्टम्स है जो हम इनिशियली नोटिस कर सकते हैं. जैसे 40 इयर्स के ऊपर जनरली क्या होता है कि महिलाओं में जो पीरियड्स है वो इरेगुलर हो जाते हैं. कुछ लोगों में बहुत हैवी पीरियड्स की समस्या आ जाती है, कुछ में कम आती है, कुछ में साइकिल्स का ड्यूरेशन बढ़ जाता है या कम हो जाता है. तो ये सब साइंस होते हैं कि हमारी ओवरीज उतने अच्छे से फंक्शन नहीं कर रही है जितने पहले करती थी. तो अभी इस समय में अगर आपको बहुत ज्यादा ब्लीडिंग है, इन सब की समस्या हो रही है, तो आप डेफिनेटली अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें. पर साथ ही ये एक साइन होता है कि ओवर द इयर्स मतलब 2 3 4 5 साल में धीरे धीरे करके आपको मेनोपॉज होगा. तो उस समय ये सब क्या क्या चीजें हैं जो और ध्यान देने की जरूरत है. जैसे इस समय मूड स्विंग्स बहुत होते हैं, मूड चेंजेस बहुत होते हैं. तो जनरली क्या होता है कि ये लेडीज के लाइफ का एक ऐसा टाइम होता है जिसमें बहुत ट्रांजिशन भी होता है. जैसे बच्चे बड़े हो जाते हैं, उनका करियर होता है, वो कॉलेज जाते हैं या जॉब के लिए मतलब बाहर जाते हैं. तो जनरली क्या होता है कि इन सब चीजों को लेडीज उतना ध्यान नहीं देती. उन्हें लगता है कि क्योंकि इतना सारा चेंजेस हो रहा है इसलिए उनका मूड लो है. पर बेसिकली क्या होता है कि जो अच्छे हॉर्मोन्स है बॉडी के, जो हैप्पी हॉर्मोन्स है जैसे एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, ये सब जो फीमेल हॉर्मोन्स होते हैं, उनकी कमी होने लग जाती है धीरे धीरे, क्योंकि ओवरीज का फंक्शन कम हो जाता है. तो इसकी वजह से मूड स्विंग्स हो सकता है. तो ये आपको ध्यान में रखना है कि आपको गिल्ट भी नहीं फील करना है इसकी वजह से कि अगर आप सडनली अगर आप एक्ट आउट कर रहे हैं. और आपको ये भी ध्यान रखना है कि कौन सी वैसी चीजें हैं जो आपको प्लेजर देती हैं, क्योंकि ये एक ऐसा टाइम है जब आपको खुद पे भी फोकस करने की बहुत जरूरत है. तो मेडिटेशन हुआ, योगा हुआ, कुछ वैसे एक्सरसाइजेस या कुछ हॉबीज है तो उनको परस्यू कीजिए. इस समय में जनरली थोड़ा महिलाओं के पास थोड़ा फ्री टाइम भी हो जाता है, बच्चे बड़े हो जाते हैं, तो अपने आप को एंगेज रखिए.
साथ ही एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि अब इस समय में बोन्स कमजोर होना स्टार्ट हो जाते हैं। और स्पेशली इंडियन सिनेरियो में हमारे देश में देखा गया है कि महिलाएं शुरू से अपने हेल्थ पे बहुत ज्यादा उतना ध्यान नहीं दे पाती, वो बाकियों पे ही ज्यादा ध्यान देती रह जाती हैं। तो मेनोपॉज के बाद, मेनोपॉज तक तो जो एस्ट्रोजन हार्मोन होता है शरीर में, वो बोन की जो डेंसिटी होती है उसको बहुत मेंटेन करता है। इसकी वजह से फ्रैक्चर्स ये सब के चांसेस कम होते हैं। पर आगे जाके ये ध्यान देने की बहुत जरूरत है कि आप रेगुलर कैल्शियम सप्लीमेंटेशन लें, आप विटामिन डी का लेवल अपना टेस्ट कराएं, विटामिन डी लें। और साथ ही एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो जनरली यहाँ पे थोड़ा इग्नोर करते हैं लोग, कि कुछ वेट बेयरिंग एक्सरसाइजेस भी करनी है, थोड़ी भारी चीजें भी उठानी है, जितना हमारा शरीर बर्दाश्त कर सके। तो उसकी वजह से क्या होता है कि जो घर्षण पैदा होता है मसल्स और बोन्स के बीच में, वो बोन्स को मजबूत रखता है। तो ये सब छोटी छोटी चीजें हैं जो ध्यान में रखने की हैं। साथ ही में जब ये सब हॉर्मोन्स की कमी होती है शरीर में, तो वेजाइनल एरिया ये सब में इचिंग, ड्राइनेस, पेशाब में जलन, ये सब चीजें होती हैं। नीचे जो पेल्विक फ्लोर है वहां पे वीकनेस महसूस होता है बहुत बार। जैसे कभी होता है कि महिलाएं कुछ भारी काम कर रही हैं, कुछ भारी चीज उठा रही हैं, या जोर से छींक आ गई, खांसी आ गई, तो थोड़ा यूरिन पास हो जाता है। या कभी कभी लगता है कि अंदर से ही कुछ फील होता है कि थोड़ी कमजोरी जैसी लग रही है, लगता है थोड़ा मेरा कुछ अंदर का जो कुछ ऑर्गन है वो बाहर आ रहा है। वो बेसिकली जो यूट्रस का सपोर्ट्स होता है सराउंडिंग, वो कमजोर हो जाता है। तो इसके लिए हमें वहां की भी एक्सरसाइज करनी है। जैसे योग में हम मूल बंध कहते हैं, जो नीचे वाले मसल्स को हम कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, रिलैक्स करते हैं। तो उस तरह से अगर कॉमन लैंग्वेज में अगर हम समझाएं कि मान लीजिए अगर आपको यूरिन जाना है, आपके मतलब आप कहीं बाहर हो, वहां पे वॉशरूम नहीं है, तो आप जैसे होल्ड करते हो, नीचे मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हो, वैसे होल्ड करो, फिर रिलैक्स करो, होल्ड करो। तो ये सब एक्सरसाइज करने से क्या होता है कि नीचे की जो मसल्स है उनका टोन मेंटेन रहता है। क्योंकि अंडरलाइंग ये फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो हार्मोन है जो इन सब चीजों को मेंटेन कर रहा है, उसका लेवल धीरे धीरे कम हो रहा है। तो हम और क्या क्या चीज कर सकते हैं जिसकी वजह से इसके चलते जो शरीर में जो चेंजेस आ रहे हैं उन्हें हम कम कर सकें। एक और चीज है कि हम यंग एज में अपने खान पान के लिए बहुत नेग्लिजेंट रहते हैं, स्पेशली आजकल के जनरेशन में ऑनलाइन डिलीवरीज होती हैं इतनी, या आजकल तो सब कुछ एक फिंगर टिप पे है, सारा मेन्यू आपके फोन स्क्रीन में आ जाता है। तो पहले ना चाह के भी बहुत बार हमें खाने का भी मन करता था तो हमें उठ के जाना पड़ता था, तो बहुत बार हम इग्नोर कर देते थे। अब सब कुछ इतना आसान हो गया है। तो जब तक आप यंग होते हैं 40 ईयर्स तक, तब तक तो ज्यादा समस्या नहीं होती। पर जैसे जैसे आप मेनोपॉज के थ्रेशोल्ड में पहुंचते जाते हैं, हार्ट डिजीजेस का चांस फीमेल्स में भी बहुत बढ़ जाता है। हार्ट अटैक्स, चेस्ट पेन, ये सब, हाई ब्लड प्रेशर, इन सब चीजों And का भी इंसिडेंस बढ़ जाता है। weight gain around your belly. हाँ, ये सब चीजें बहुत बढ़ जाती हैं। तो अपने खान पान और ये सब चीज के लिए भी बहुत जागरूक होने की आवश्यकता होती है इस समय। Ma'am, what तो ये kind सब तो कुछ of diet would you recommend to avoid all such things? अगर और कुछ प्रॉब्लम नहीं है, जैसे बहुत बार तो लेडीज को डायबिटीज ये सब भी होता है, तो अकॉर्डिंगली वो डाइट लेती हैं। बट अदरवाइज आप हाई प्रोटीन डाइट फीमेल्स को लेना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि अराउंड मेनोपॉज हम जब देखते हैं कि उनके डाइट में प्रोटीन की कमी है, तो उनका जो चलने का तरीका है, गेट, वो भी थोड़ा गड़बड़ा जाता है, लेग्स में वीकनेस आ जाती है। तो हाई प्रोटीन डाइट लीजिए, कार्ब्स और फैट को थोड़ा रेस्ट्रिक्ट कीजिए, और सबसे इम्पोर्टेंट है कि कोई एक एक्सरसाइज अपने लाइफस्टाइल में इंक्लूड कीजिए। वॉकिंग कर सकते हैं आप, योगा कर सकते हैं आप। तो अकॉर्डिंगली जो भी आपको सूट करे, अपने लाइफस्टाइल में कुछ ना कुछ जरूर इंक्लूड कीजिए। Great. That's really wonderful. Dr. Sumedha, what type of diet and can you elaborate about a protein diet? Though you are not a dietitian, but still, when you say it matters, what type of a diet would you recommend when it is a high protein diet? If I'm a layman, अगर मैं ज्यादा नहीं जानती, तो क्या आप मुझे थोड़ा सा बता सकते हो डिटेल में हाई प्रोटीन डाइट में क्या इंक्लूड होगा? अब हाई प्रोटीन डाइट्स में हम अगर जैसे, अगर कोई महिला अगर वेजिटेरियन है, तो सोयाबीन खा सकती हैं, वो लेंटिल्स मतलब पल्सेस, ये सब दाल, ये सब का ज्यादा उपयोग कर सकती हैं, छोले, ये सब स्प्राउट्स इंक्लूड कर सकते हैं। वो हेल्दी भी हैं काफी, बॉवल मोशन भी ठीक रहता है उसको। आप मतलब अंकुरित करके, अंकुरित चने, ये सब
हल्का फ्राई करके भी, मतलब जिस वे में भी आपको पसंद आए उसको वैसे सैलेड बना के भी आप खा सकते हैं। तो ये सब तो इन जनरल है जो आप अपने रेगुलर खाने पीने पे आप ध्यान दें कि कुछ ना कुछ मतलब प्रोटीन का अमाउंट रहे। अदरवाइज जैसे जो नॉन वेजिटेरियन है, रेड मीट तो बहुत ज्यादा लेना मतलब एडवाइजेबल नहीं है। अदरवाइज एग्स बहुत गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन्स होते हैं। फिर उसके साथ आप चिकन ले सकते हैं, लीन मीट होता है, फिश ले सकते हैं। तो ये सब आपको मतलब ध्यान रखना है कि एक बैलेंस डाइट में ये सब चीज भी इंक्लूडेड रहे। इसके साथ ही आपको आजकल के समय में हम ये भी नहीं बोल सकते कि आप मिल्क का रेगुलर इंटेक करें, क्योंकि मैक्सिमम जो मिल्क आते हैं, जो बॉटल मिल्क होती है, पैकेज्ड मिल्क होते हैं, उसका हमें सोर्स ही नहीं पता होता कि वो एक्चुअली ओरिजिनल मिल्क है या वो अडल्ट्रेटेड है। मिलावट अडल्ट्रेटेड है। क्योंकि मिल्क की वजह से भी आजकल बच्चों में बहुत सारी एलर्जीज और बहुत सारी प्रॉब्लम्स देखी जा रही हैं। इनफैक्ट मैंने तो देखा है बहुत सारे डाइटिशियंस आजकल मिल्क को ऑल टुगेदर अवॉइड करने लगते हैं। तो मैम मतलब मैं भी मिल्क नहीं लेती हूँ, बट आई हैव कर्ड्स। तो लोग हम्म। मुझे यही कहते हैं, फिर आपका तो कैल्शियम कम हो जाएगा, फिर आप कैसे करेंगी? दैट ऑल्सो बॉदर्स मी, बिकॉज वी एक्चुअली हैव बीन ड्रिंकिंग मिल्क एवर सिंस। हम तो बचपन से 2-3 बार दूध पीते हैं, तो उसके लिए आप क्या बोल सकते हो? मिल्क एक्चुअली नाउअडेज इज नॉट अ वेरी गुड सोर्स ऑफ कैल्शियम। तो उसके लिए आप होम्योपैथी की कैल्शियम की टैबलेट्स आती हैं, आप वो ले सकते हो। एग्स में भी कैल्शियम होता है, वो ले सकते हो। बट नेवरदलेस विटामिन डी का लेवल थोड़ा कम ही देखा जाता है एशियन सब कॉन्टिनेंट में। तो विटामिन डी की टेस्टिंग हम करा सकते हैं, अगर उस लेवल कम आए तो हम सप्लीमेंटेशन ले सकते हैं उसका। मैम, nowadays, if you see in the market, there are many supplements available. बहुत हम्म 40+ के लिए, 50+ के लिए, एंड दोज आर प्रीटी एक्सपेंसिव ऑल्सो। एंड एज अ हम्म अवेयर पर्सन, I don't know, should I go ahead with something which is already marketed and how much it will benefit me? मैं नहीं श्योर हूँ कि वो मुझे कितना फायदा करेगा, या वो क्या नुकसान कर सकता है मेरी बॉडी को, और मुझे लेने चाहिए कि नहीं। और एक चीज मुझे ये भी पूछनी थी मैम, कि जैसे बाय गॉड्स ग्रेस मुझे कोई हेल्थ इशू नहीं है, और थोड़ी बहुत बहुत जो इश्यूज होते हैं उसके लिए हम डॉक्टर के पास नहीं जाते। तो इसीलिए हम्म सिंस आई हैव यू एज अ क्लोज फ्रेंड, और मैं आपसे पूछ लेती हूँ, और इसीलिए मैंने ये वीडियो भी बनाया, ताकि बहुत लोग हैं जो हेल्दी हैं, बट अवेयरनेस के लिए ये वीडियो बनाया जा रहा है। तो आप क्या सजेस्ट करोगे? आई रिपीट माई क्वेश्चन। ओवर द काउंटर बहुत सारे 40+, 50+ विटामिन हम्म। सप्लीमेंट्स मिलते हैं, जो एंडोर्स किए जाते हैं लोगों से कि मैं ये ले रही हूँ, मुझे फर्क पड़ रहा है। हाउ मच वुड यू सजेस्ट? हाउ बेनिफिशियल और हार्मफुल दे कैन बी? काइंडली गाइड अस थ्रू दिस। मैम, इसमें सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगी कि मेनोपॉज इज अ स्टेज इन लाइफ, इट इज नॉट अ डिजीज। तो ये ओवर द काउंटर मेडिसिन तो आई थिंक कि वो बस मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है। मतलब हम कुछ बीमार थोड़ी ना है कि हम सारी मेडिसिन मार्केट से लेके खाते रहें। हाँ, पर हमें ये जरूर विजिलेंट रहना है कि हमारे शरीर में किसी चीज की कमी तो नहीं है। जैसे वेस्टर्न कंट्रीज में क्या होता है कि वो लोग मेनोपॉज के बाद रेगुलरली विमेन की डेक्सा स्कैन करते हैं। डेक्सा स्कैन मींस बोन डेंसिटी स्कैन कराते हैं कि आपके बोन्स कितने मजबूत हैं, उनकी डेंसिटी कितनी है। तो वो अगर कम आता है तो अकॉर्डिंगली वो लोग कैल्शियम सप्लीमेंटेशन देते हैं, रिपीट कराते रहते हैं ताकि बोन स्ट्रांग रहें। अगर पर हमारे इंडियन सिनेरियो में हम ये नहीं बोल सकते हैं कि हर महिला जाके अपना डेक्सा स्कैन कराएं, फीजिबल नहीं है। पर हम ये जरूर कर सकते हैं कि विटामिन डी सप्लीमेंटेशंस लेते रहें और कभी कभी बीच बीच में उसका लेवल कराते रहें। हाँ, इनडिस्क्रिमिनेट यूज ऑफ विटामिन डी, जैसे जो वीकली कुछ कुछ महिलाओं को मैंने देखा है कि उन्हें पता है कि विटामिन डी की कमी होती है, वो इतना विटामिन डी ले लेती हैं कि विटामिन डी की टॉक्सिसिटी हो जाती है। अब जैसे हमारे शरीर में दो तरह के विटामिन होते हैं, एक फैट सोल्युबल विटामिन होता है, एक वाटर सोल्युबल होता है। तो जो आप इसकी बात कर रहे हैं, ओवर द काउंटर मेडिसिन की बात कर रहे हैं जिसमें विटामिन डी ये सब होते हैं, तो उनका आप कितना भी एक्सेस ले लीजिएगा वो यूरिन से निकल जाएगा। तो इसीलिए आपका यूरिन ही एक्सपेंसिव हो जाता है, आपके शरीर में बहुत ज्यादा फायदा नहीं होता इफ यू आर नॉट डेफिशिएंट। पर फैट सोल्युबल विटामिन के साथ ये प्रॉब्लम है जिसमें विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई ये सब आते हैं कि वो बॉडी से निकल नहीं पाते, वो फैट में ही जाके एब्जॉर्ब होके रह जाते हैं। तो इनका लेवल अगर हम बहुत ज्यादा बढ़ा दे तो उसके भी साइड इफेक्ट्स होते हैं शरीर में। तो इसीलिए ओवर द काउंटर तो बहुत ज्यादा विटामिन फॉर वेरी लॉन्ग टाइम तो नहीं लेनी चाहिए। इसका लेवल एक
मतलब ये करवा लेना चाहिए, साथ में रेगुलर एक्सरसाइज, प्रॉपर फूड, प्रॉपर डाइट, ये सब भी लेते रहने से काफी अच्छा मतलब इंसान अपना हेल्थ मेंटेन कर सकता है। एक चीज और मैं साथ में बोलना चाहूंगी, क्योंकि मैंने बहुत सारी लेडीज को देखा है जो लाइफस्टाइल प्रॉब्लम्स हैं, वो आजकल यहाँ पे मतलब हमारे देश में भी महिलाएं वॉइस आउट कर रही हैं, क्योंकि एक तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी बढ़ गई है लोगों की, और वो बहुत ज्यादा जागरूक भी हो गई हैं। वो अनहेल्दी लाइफ नहीं जीना चाहते, या वो कॉम्प्रोमाइज्ड क्वालिटी ऑफ लाइफ नहीं चाहती। जैसे पहले वेस्टर्न कंट्रीज में तो लोग शुरू से ही अवेयर होते थे। जैसे अभी है कि बहुत सारी लेडीज इसको पार्ट ऑफ ग्रोइंग मान लेती हैं कि पेल्विक फ्लोर का वीकनेस हो गया, थोड़ा सा यूरिन पास हो जाता है, या कभी बहुत जोर से अगर मुझे वॉशरूम जाना है, मुझे टाइम पे वॉशरूम नहीं मिला तो आई हैव टू हरी, मैं होल्ड नहीं कर सकती यूरिन अपना, या वैसी चीजें, या खांसने छींकने में ये लोग बहुत कॉन्शियस हो जाती थी। बहुत सारी लेडीज If लोग, I'm not बहुत बार wrong, मैंने, if I'm not wrong, is it called leaky gut? इट इज कॉल्ड स्ट्रेस इनकंटिनेंस, और एक अर्ज इनकंटिनेंस होता है। स्ट्रेस इनकंटिनेंस में क्या होता है कि थोड़ा सा भी आपने कुछ हैवी काम कर लिया, कुछ हैवी उठा लिया, या अचानक से खांस दिया या छींक दिया, तो इनवॉलेंट्री थोड़ा सा यूरिन का लीक हो जाता है, वो आप होल्ड नहीं कर पाते। और बहुत सारी लेडीज को मैंने देखा है कि इसी एक्सीडेंट्स के डर से वो ज्यादा ट्रैवल भी नहीं करना चाहती बाहर, बिकॉज दे आर वेरी एम्बेरेस्ड। तो और ये बहुत बार लेडीज को पता भी नहीं था कि इसका कोई ट्रीटमेंट है, या वो बहुत बार मतलब दे वर वेरी शाई, वो वॉइस आउट भी नहीं करती थी कि उनको ये सब प्रॉब्लम्स हो रही हैं। तो That's true. उसकी तो उसमें क्या होता है कि विमेन्स हेल्थ फिजियोथेरेपिस्ट, आजकल बहुत सारी होती हैं फिजियोथेरेपिस्ट जो विमेन के हेल्थ पे ही फोकस करती हैं, पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइजेस सिखाती हैं। और ये एक्सरसाइज जो मैंने बताया था कि आप होल्ड करो यूरिन को, फिर रिलीज करो, फिर होल्ड करो, रिलीज करो, वैसे ही मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करने से, जिसे कीगल्स एक्सरसाइजेस कहते हैं, दिस इज ऑल्सो अ वेरी गुड एक्सरसाइज। तो ये करते रहने से, और स्पेशली मतलब जब आप पेरीमेनोपॉज के स्टेज में होते हैं, मतलब जब से आपके पीरियड्स इरेगुलर होना स्टार्ट होते हैं या इनफ्रीक्वेंट होना स्टार्ट होते हैं, तब से अगर आप ये प्रैक्टिस रखिए, तो आगे जाके ओल्ड एज में ये सब प्रॉब्लम ज्यादा नहीं आएंगी। बहुत सारी लेडीज को हम ऐसे भी देखते थे जिनका यूट्रस बाहर निकल गया है वेजाइना से, और वो सर्जरी भी नहीं करा रही हैं, लेकिन वो कहीं जाना आना भी नहीं चाह रही, उनको बहुत प्रॉब्लम हो जाती है उसकी वजह से, यूरिन पास करने में, स्टूल पास करने में। तो ये सब बस ये वीकनेस की वजह से होता है, क्योंकि शुरू से उतनी अवेयरनेस नहीं होती, उतना ध्यान दिया हुआ नहीं होता उन्होंने शरीर पे। तो ये टाइम होता है दैट दैट वी हैव टू टेक अ कॉल, वी हैव टू बी विजिलेंट, और थोड़ा अपने लिए टाइम निकालना है। Okay, ma'am. Anything else would you like to tell the 40 plus women? हाँ, 40+ वुमेन को मैं ये कहना चाहूंगी कि आपका मूड ऊपर नीचे हो सकता है, तो उसके लिए बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है। कभी ऐसा हो सकता है कि आपको अचानक से बहुत गर्मी लगे एंड यू आर ड्रेंच्ड इन स्वेट, बहुत पसीना आए, और थोड़ी ही देर बाद आपको ठंड लगने लग जाए। तो बाकी सब कभी कभी बोलते हैं कि अरे इसका तो भरोसा ही नहीं है, कभी बोलती है ठंडा लग रहा है, कभी बोलती है गर्म लग रहा है, ये ऐसी मतलब इतना चिड़चिड़ाने लगी है, इसकी मूड का कुछ भरोसा नहीं रहता। तो ये सब हार्मोनल चेंजेस हैं जो आपके बॉडी में होते हैं। तो बस ये रियलाइजेशन होना कि हार्मोनल चेंजेस है, समटाइम्स दिस इज नॉट एनफ, समटाइम्स यू नीड हेल्प, कभी कभी डॉक्टर के सपोर्ट की जरूरत होती। एंड स्पेशली इन केसेस जिसमें अगर आपकी सर्जरी हुई है फॉर एनी रीजन, अगर आपका यूट्रस निकाल दिया गया है, आपकी ओवरीज निकाल दी गई है, तो जो ग्रेजुअल ट्रांजिशन इनटू मीनोपॉज होता है, उसमें एट द एज ऑफ 70 ईयर्स तक भी ओवरीज थोड़ा थोड़ा हार्मोन्स रिलीज कर रहे होते हैं। तो आप धीरे धीरे ट्रांजिशन करते हो। पर सडनली अगर ओवरी ही हटा दिया गया आपके शरीर से, तो हार्मोन का जो सडन कट ऑफ होता है, तो उसके बहुत न्यूरोसाइकेट्रिक सिम्टम्स भी होते हैं, जो बहुत बार डॉक्टर्स भी इग्नोर कर देते हैं। तो उसमें क्या होता है कि जो मतलब जिसकी जिसकी वजह से इंसान का जो मूड स्विंग्स होता है, चेंजेस होते हैं, ये सब, तो उसमें बहुत बार हमें डॉक्टर की हेल्प लेनी चाहिए, स्पेशली अगर यंग एज में हमारा हम ओवरीज निकाल दिए गए हों, क्योंकि उससे बोन वीक होने के भी चांसेस रहते हैं आगे जाके। और साथ ही में मूड चेंजेस बहुत ज्यादा होते हैं। तो कभी कभी क्या होता है कि जो हॉर्मोन्स ओवरी सिक्रीट करती हैं, उसका स्मॉल अमाउंट ऑफ हार्मोन डॉक्टर्स हमें देते हैं खाने के लिए। वो ओवर द प्रोसेस ऑफ लाइक 3 इयर्स या 5 इयर्स दिया जाता है, और ग्रेजुअली धीरे धीरे उसका अमाउंट कम किया जाता है। बस ध्यान रखने की जरूरत होती है कि हार्मोन डिपेंडेंट कैंसर अगर किसी विमेन को हुआ था, जैसे कि
ब्रेस्ट कैंसर, ये सब जो हार्मोन डिपेंडेंट है, तो उन सब केसेस में हम अवॉइड करते हैं हॉर्मोन्स देना। बट बिल्कुल ही जैसे एचआरटी बिल्कुल नहीं लेनी चाहिए, एचआरटी हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी को ही कहते हैं आफ्टर मेनोपॉज। तो उसके भी प्रोस एंड कॉन्स हैं, पर आइडियल केसेस में हम थोड़ा दे सकते हैं इनको। कभी कभी हल्की फुल्की एंटी डिप्रेशन लेने की भी जरूरत होती है जो रिलैक्स करते हैं, और साइकोलॉजिकल काउंसलिंग भी कभी कभी करवानी पड़ती है, बिकॉज ये बहुत वाइडली डिस्कस टॉपिक नहीं है। जैसे हम ये कभी नहीं सुनेंगे, जैसे जब चाइल्ड बर्थ होता है तो किसी लेडी है, उसकी मदर उनको समझाती है कि प्रेगनेंसी में ऐसे मेरे साथ भी होता था, या दिस इज नॉर्मल, ये ऐसे होता था, या पोस्ट प्रेगनेंसी में भी बताएंगे कि हाँ हाँ, मतलब मतलब ऐसे एक खाना है। गाइडलाइन गाइडेंस होता है कि हाँ ठीक है, मतलब नॉर्मलाइज होता है और उनको सपोर्ट मिलता है। बट मेनोपॉज का ट्रांजिशन आप किसी के मुंह से नहीं सुनिएगा जल्दी। मतलब वो उनको लगता है कि दिस इज समथिंग बिल्कुल। विच इज नॉट टू बी डिस्कस अबाउट, या दे आर वेरी शाई, दे आर वेरी सैड, या दे डोंट वांट टू डिस्कस गेटिंग ओल्ड। और एल्स आई डोंट नो, लोग इतने शायद चेंजेस भी नहीं बताते हैं व्हाट आई एम गोइंग थ्रू। एट टाइम्स आई फील लाइक nobody told me these changes occur at 40 plus, and I wish I had known and I could tell others also. So it's very important that we discuss about it and share the things what can help us to improve our health. हाँ, जैसे कॉमनली जैसे स्ट्रेस इनकंटिनेंस हमने डिस्कस किया, अगर इसी का हम एग्जांपल ले लें, फिर मैंने अपनी मम्मी से पूछा, अपनी मौसियों से पूछा, जो भी उस एज ग्रुप है सबसे पूछा, ऑलमोस्ट एवरीबडी, हर किसी को ये प्रॉब्लम है, पर किसी को पता ही नहीं कि ये प्रॉब्लम है या इसका Yeah. सोल्यूशन भी हो सकता है। तो पर उनको लगता था कि पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ है ये। तो इसीलिए मतलब वी शुड बी अ लिटिल अवेयर So एंड वी I शुड लीड would, अ हेल्थ। I would say कि अगर आपको लॉन्ग पीरियड ऑफ स्ट्रेस है, डिप्रेशन ज्यादा लग रहा है, आप बहुत ज्यादा रोना आपको आ रहा है, हर छोटी चीज आपको बहुत ट्रिगर कर रही है, सो दिस नीड्स टू बी टेकन केयर ऑफ। आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए so that you can overcome it smoothly, these transitions. Anything else, Dr. Sumedha, would you suggest as a doctor? I would suggest as a doctor कि initially be vigilant about your body and make your health the first priority। मतलब बाकी लोगों का हेल्थ तो आप देखते ही हैं, पर दिन 24 आवर्स में 1-2 घंटे आप वैसा टाइम निकालिए जिसमें आप बस अपने साथ रहिए। आपको जो चीजें पसंद है, जैसे अगर आपको एक्सरसाइज पसंद है, आपको आपकी कुछ हॉबी है जो आपको परस्यू करना पसंद है, कुकिंग पसंद है, जो भी वैसी मतलब जो एक्टिविटीज हैं जो आपको खुशी देती हैं, वो कीजिए। तो उसकी वजह से अगर ये आप अपने लाइफस्टाइल में इंक्लूड कर लीजिएगा तो ट्रांजिशन ऑफ मेनोपॉज उतना डिफिकल्ट नहीं होगा। डिफिकल्ट उन लोगों के लिए ज्यादा होता है जो लोग हमेशा दूसरों को फर्स्ट प्रायोरिटी रखते हैं। जैसे बहुत सारी लेडीज हैं, वो शुरू से जैसे अपने हस्बैंड और बच्चों उन्हीं के इर्द गिर्द उनकी लाइफ बीतती है, गुजरती है, और उन्हें उन्हें अदरवाइज कुछ पता भी नहीं है, क्योंकि मतलब सोसाइटी ने इसी को नॉर्म बना दिया है कि मदर का मतलब है या वाइफ का मतलब है कि वो हमेशा दूसरों की नीड को पहले देखे, दूसरों के बारे में सोचे। हाँ, एज ए ह्यूमन बीइंग जो हमारे साथ है उनकी केयर करनी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। पर उससे क्या होता है कि ये जो फेज ऑफ लाइफ होता है जब हार्मोनल चेंजेस होते हैं, उस समय में जो हमारा 24 आवर्स जिनके पीछे इन्वेस्टेड था, अब वो बच्चे भी बड़े हो जाते हैं, उन्हें भी हमारी जरूरत नहीं होती। और फिर अगर हम ज्यादा उनके लाइफ में इंटरफेयर करें तो वो अडल्ट हो गए, वो हमारे इंटरफेयर पसंद भी नहीं करेंगे। तो इसकी वजह से उन्हें एक रिजेक्शन का फीलिंग आता है। या साथ में जैसे पहले हस्बैंड थे तो वो भी अब धीरे धीरे करके ये हो गए हैं, वो भी अपने हॉबीज परस्यू करने लगे हैं, या उनको भी अब उतनी जरूरत नहीं रहती। तो उसकी वजह से क्या होता है ना कि सडनली लेफ्ट आउट लगने लग जाता है, जिसे एम्प्टीनेस सिंड्रोम भी कहते हैं इंग्लिश में। और साथ में जो बॉडी में जो चेंजेस आ रहे होते हैं, ये सब मिला के फिर थोड़ा ट्रांजिशन काफी डिफिकल्ट हो जाता है। और कभी कभी उसकी वजह से जैसे हीटेड ऑल्टरकेशंस होते हैं फैमिली में, सिचुएशन और खराब हो जाता है। तो इसलिए आप एक अपना स्पेस जरूर बना के रखिए, जो चीजें आपको पसंद है, जो आप हॉबीज आपको पसंद है, उससे उसको टाइम दीजिए। एक्सरसाइज कीजिए, एक्सरसाइज का कोई एंटीडोट नहीं होता, क्योंकि एक्सरसाइज से जो हैप्पी हॉर्मोन्स रिलीज होते हैं, वही हॉर्मोन्स तो हम आपको एंटी डिप्रेसेंट्स में खिलाते हैं ना, अगर आपको डिप्रेशन होता है तो क्यों ना हम हेल्दी लाइफस्टाइल ही अपने मतलब अडॉप्ट कर लें,
और उसके एक्सरसाइज कर रहे हैं, मतलब थोड़ा सा वेट बेरिंग करें, थोड़ा डंबल्स कर सकते हैं, या थोड़ा जैसे मार्केट जाना है, कुछ सब्जी लेके आनी है, थोड़ा पास में है, वॉक करके ही चले गए, थैले को दोनों हाथ से उठा के ले आए, उसे फार्मर्स वॉक कहते हैं। जब दोनों हाथ में हम कुछ हैवी चीज लेके आते हैं तो उसकी वजह से हमारा गेट और हमारा बोन डेंसिटी काफी इंप्रूव्ड रहता है, और वेट लॉस भी होता है उसकी वजह से। तो ये सब चीजें अगर हम इंक्लूड करेंगे तो हम दूसरों पे डिपेंडेंट कम होते जाएंगे, और अपने साथ टाइम देंगे तो अपने आप को बेहतर समझ पाएंगे। तो Wonderful, बस। Sumedha. You are giving such wonderful everyday tips. हमें पता ही नहीं है कि हम छोटी छोटी कितनी चीजें इग्नोर करते चले जाते हैं. तो thank you so much, Dr. Sumedha, for your wonderful time, your sharings that would help so many women. I can't even tell you. And since you are so much experienced, you have gone out of the way and shared so many things without asking also. So I hope the viewers would like this show and it's going to be helpful. ये हम दोनों की तरफ से एक छोटा सा कंट्रीब्यूशन है इस सोसाइटी के लिए, क्योंकि हम चाहते हैं एक हेल्दी और एक हैप्पी सोसाइटी रहे. मुझे कुछ दिक्कत हुई तो मैंने गूगल किया, फिर बाय गॉड्स ग्रेस मेरे पास डॉक्टर सुमेधा थी जिनसे मैं बात कर पाई डायरेक्टली, और उन्होंने हमेशा की तरह हमेशा मुझे अच्छे से हेल्प की है. तो इसीलिए मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि वो एक प्रोग्राम करे मेरे साथ, ताकि बहुत सारी लेडीज को इसके बारे में हेल्प मिले. हम ओवरली कंसर्न रहते हैं हमारी स्किन के लिए, हमारी हेयर के लिए, पार्लर जाते हैं, हेयर ट्रीटमेंट्स करवाते हैं, हेयर फॉल कर देखते हैं, बट हम उसकी डेप्थ में नहीं जाते कि हो क्यों रहा है, या अब हमें क्या क्या चीजें करनी चाहिए जो ये और इसको डिले कर सके. तो इसीलिए ये सारे वीडियोस बनाए जा रहे हैं ताकि हम इन चीजों को पहले से ही अ, रोक सकें, या प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर जो कहा जाता है, कि कुछ ऐसी चीजें कर लें ताकि बाद में हमें ये ना लगे काश हमें किसी ने बता दिया होता या हमें पहले से पता होता तो हम ये चीजें ठीक कर लेते. So with this we come to the end of the show. Thank you so much. Thank you for watching.